Yes, my dear students, once again most welcome to my YouTube channel. आज मैं आपके सामने जो वर्क, एनर्जी और पावर के जो तीसरे पार्ट होते हैं, जिसे हम लोग एक्सक्लूसिवली आज को सेपरेट करते हुए उस पावर चैप्टर को, तो आज पावर के पोर्शंस को मैं डिटेल में एनालाइज करूंगा और जितने भी एग्जाम्पल मैं आपके सामने साइट करूंगा वो सभी IIT JEE के 45 ईयर्स के क्वेश्चंस ही हैं। इस तरह से आप ये कह सकते हैं कि मेरा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट भी कंप्लीट हो जाएगा और साथ साथ न्यूमेरिकल एबिलिटी फ्रॉम डाइवर्जेंट डायरेक्शन से आप कर पाते हैं। चलिए वन बाय वन मैं शुरू करता हूँ। यस, तो मैं जब आपके सामने पावर कहता हूँ तो आपके सामने एक इच्छा हो जाती है कि कहीं ना कहीं ये शक्ति किस बात का हमें बताता है, किस चीज़ की मेजरमेंट देता है। तो मैं आपको सिंपल और एकदम सटीक तरह से बताता हूँ कि पावर इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। इसका मतलब ये हो गया कि आपने जो काम को किया है उस काम को करने में अगर आपने कम समय लगाया तो आपकी पावर ज़्यादा हो गया, और अगर उसी काम को करने में आपने ज़्यादा समय लगाया तो आपकी पावर कम हो गया। तो बहुत इजी वे में जो डिफाइन किया गया है, पावर इज ए P, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इसकी कोई डायरेक्शंस नहीं होते हैं। और मैं इसे कैसे डिफाइन करता हूं, तो पावर इज इक्वल टू वर्क डन, जो आपने कार्य किया, डिवाइडेड बाय टाइम। वेरी सिंपल, टाइम टेकन। नाउ फ्रॉम द वर्क डन डेफिनेशंस, वर्क डन का मतलब क्या हो जाता है? फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, इसको हम लोग कहते हैं वर्क डन। जहां F क्या है? फोर्स है, D क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, और दिस इज द टाइम टेकन। नाउ इट कैन बी फर्दर रिटन एज फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, एंड विदाउट एनी डाउट दिस इज ए फोर्स डॉट वेलोसिटी। सो दिस इज द पावर, एंड दिस पावर इज ऑब्वियसली वेलोसिटी। चूंकि वेरिएबल हो सकता है इसलिए पावर भी वेरी करेगा डिपेंडिंग अपॉन द वेलोसिटी। सो दिस इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस पावर। इंस्टेंटेनियस पावर का मतलब क्या हो गया कि आपकी अगर वेलोसिटी चेंज कर रहा है तो निश्चित रूप से पावर चेंज कर रहा है, कीपिंग फोर्स एज ए कांस्टेंट। तो ऐसे हम पावर को हम लोग इंस्टेंटेनियस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये कहूं कि एक बॉडी है, सिंपल वे में आप देखिएगा, मैं इसे खींच रहा हूं एक F फोर्स से, ठीक है, एंड लेट अस सपोज दिस इज द ओनली फोर्स दैट इज रिक्वायर्ड। ये फोर्स मैंने कितना लगाया? F फोर्स एक्सटर्नल से, एंड लेट अस सपोज इट इज ए मूविंग विथ ए V वेलोसिटी। सो व्हाट इज द पावर? सो दिस पावर इज इक्वल टू F डॉट V, और F और V का डायरेक्शन सेम है तो आप इसे लिख सकते हैं FV cos थीटा, और FV cos थीटा इक्वल टू cos 0, एंड सो द आंसर इज FV। अब चूंकि ये यूनिट की बात किया जाए तो वर्क डन जूल है और T टाइमिंग सेकंड है। ऑब्वियसली इसकी क्या यूनिट हो जाएगी? जूल पर सेकंड। ऑब्वियसली इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? एक न्यू नेम से इसका दे देंगे वाट। तो आप ये भी समझ सकते हैं कि मैं अगर कोई फोर्स लगाऊं और उसमें अगर वेलोसिटी नहीं है तो पावर क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। या दूसरे शब्दों में आप ये भी देखिए कि मैं अगर कोई फोर्स लगाऊं और वेलोसिटी हो, लेकिन वेलोसिटी और फोर्स के बीच का जो एंगल बने वो अगर 90 डिग्री हो जाए तो आप देखिएगा कि पावर इक्वल टू जीरो हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप इस केस को कंसिडर कीजिए। मैं एक सर्कुलर मोशन लेता हूं, एंड कंसीडर दिस पार्टिकल इज मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ विद दिस टेंजेंशियल वेलोसिटी। Ft is the tangential velocity. Okay, now there is a force also act, and this is the centripetal force. Okay, now suppose this moves with a V velocity, और मैं आपसे पूछूं कि what is the work done by tangential force? टेंजेंशियल फोर्स, तो आपके पास क्या आ जाएगा? फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। और अगर मैं आपसे ये कहूं कि पावर कितना हो जाएगा, तो फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट बाई T, दैट इज F टेंजेंशियल डॉट V
यहाँ पर आप देख सकते हैं टेंजेंशियल वेलोसिटी और वेलोसिटी वेक्टर आर पैरेलल, तो ये क्या हो जाएगा एफ टी इंटू वी, और ये पावर हो जाएगा। दिस मच ऑफ ए पावर इज रिक्वायर्ड टू मूव इट ऑन ए टेंजेंशियल। लेकिन एक फोर्स और लग रहा है और मैं उसे कहूं कि व्हाट इज द वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स, जो केंद्र की ओर लग रहा है, सेंटर की ओर लग रहा है, तो वो कितना हो जाएगा? सो सिंपल एफ सी डॉट डी, दैट इज कॉल्ड वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर मैं यहां पर कहूं पावर कितना लगेगा, तो एफ सी डॉट डी बाई टी, ऑफ कोर्स दिस इज एफ सी डॉट वी। नाउ व्हाट इज द एंगल बिटवीन एफ सी एंड वी? दिस इज द 90 डिग्री। सो व्हाट इज द पावर? that must be equal to 0. Why it is 0? Because cos 90 degree equal to 0. So without any doubt you get the answer कि आपका जो पावर होते हैं तीन बातों पर निर्भर कर रहा है, एक फोर्स, दूसरा वेलोसिटी, और तीसरा द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड वेलोसिटी. सो बेसिकली इट कुड बी फाइनली रिटेन एज पावर इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू एफ वी cos theta, where theta is the angle between f and v. Theta is angle between f and v, दोनों वेक्टर्स के बीच का कोण। आइए मैं दूसरे पार्ट पर चलता हूं, जहां पर मैं इस बात की करूंगा कि व्हाट इज द एवरेज पावर, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो हियर इट इज स्टार्ट पावर एवरेज। दिस इज सिंपल, टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाई टोटल टाइम, total work done divided by total time. So without any doubt work done by T and this is called power. ये क्या कॉन्सेप्ट है, इसकी चर्चा भी जरूरी है। देखिए आप सपोज कीजिए कि मैं एक काम को, ये देखिए मेरे हाथ में ये जो पेन है, मैं इस पेन को ऊपर की ओर लिफ्ट करता हूँ। आप देख सकते हैं इसे मैं लिफ्ट कर रहा हूँ। इस लिफ्ट करने में मैंने एक सर्टेन टाइम लिया और फोर्स मैंने अपने पाम के द्वारा लगाया, इस पेन को और ऊपर की ओर ले गया। तो व्हाट इज द वर्क डन? वर्क डन माय फोर्स जो मैंने हाथ के द्वारा लगाया, और ये जो डिस्प्लेसमेंट हो गई, और उससे मैं पावर निकालना रहेगा तो टाइम से डिवाइड कर दूंगा। लेकिन एक चीज़ ज़रा सोचिए एवरेज के लिए कि अगर मैं इसको शुरू में तेज़ी से ले जाऊँ, बाद में धीरे धीरे ले जाऊँ, या कुछ देर के लिए हॉल्ट कर जाऊँ या पॉज ले लूँ और फिर चलूँ, तो आप देख सकते हैं लगातार स्पीड में वेरिएशंस हो रहा है और मैं इनिशियल से फाइनल तक पहुँच गया। लेकिन इस पूरे प्रक्रिया में वर्क डन जब भी लिया जाता है तो क्या लिया जाता है? फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। अब इस डिस्प्लेसमेंट को आप अलग अलग टाइमिंग पर सेट किए हुए हैं, कभी तेजी से ले जा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट, कभी स्लो ले जा रहे हैं, लेकिन आपका तो टोटल डिस्प्लेसमेंट से ना मतलब है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इंटरमीडिएट डिस्प्लेसमेंट को हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं। जहां पर इंटरमीडिएट स्टेज के बारे में कोई जानकारी न देता हो, वैसे केसों में आपका बेटर होता है कि आप एवरेज की ही वैल्यू बता पाते हैं। क्यों? क्योंकि आप ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए कि सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम में मेरा डी डिस्प्लेसमेंट हुआ, चाहे वो शुरू में फास्ट हो या स्लो हो, उससे हमें नहीं मतलब है, और टोटल टाइम से हमें मतलब है कितना बीच में किस स्टेज में कैसा स्टेज उसका रहा, ये मैं नहीं अध्ययन करूंगा, या मैं ये नहीं बताऊंगा कि शुरू में फास्ट है, बाद में फास्ट है, या बीच में फास्ट है, या सब जगह वेरी करता गया। तो उसे केवल टोटल टाइम से होगा, और वैसे वर्क डन को हम लोग एवरेज वर्क डन कहते हैं। अब मैं इस बात की थोड़ा जानकारी चाहता हूँ कि वो कैसा इक्वेशंस बन पाता है पावर के तरह में, जो मैंने अभी अभी तुरंत देखा। तो पावर के पास मेरे पास आ गया था बच्चे लोग, आपने देखा एफ डॉट भी आया। सपोज कीजिए फोर्स और वेलोसिटी आर एक्टिंग अलोंग द सेम डायरेक्शन। अब ये क्या हो जाएगा? फोर्स इनटू वेलोसिटी, दिस इज द पावर। अब मैं इस बात के लिए आता हूं कि ये फोर्स अगर किसी मास से रिलेटेड है, न्यूटन सेकंड लॉ से रिलेट कीजिए, तो इस फोर्स को मैं कैसे लिख सकता हूं? डी पी डिवाइडेड बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि सपोज कीजिए कोई मास मूव कर रहा है, तो ऑब्वियसली उसके पास मोमेंटम होगा, और वो मोमेंटम अगर कांस्टेंट ना हो बल्कि वेरी करता हो, तो उसमें किस चीज़ को मैं वेरी कराऊंगा? ऑब्वियसली मास को हमारे पास फोर्स रहेगा कि मास को मैं अगर वेरी कराऊं कीपिंग द वेलोसिटी कांस्टेंट, तब ये फॉर्मेट में कैसा आ जाएगा? डी हो जाएगा। दिस इज द एम वी डिवाइडेड बाई डी टी। नाउ कीपिंग वी टू बी ए कांस्टेंट, तो वी को बाहर कर लीजिए और आपके पास हो गया डी एम बाई डी टी।
दिस इज ऑल अबाउट द न्यूटन सेकंड लॉ। मास को मैं कैसे लिखना पसंद करूंगा, सपोज कीजिए कि मैं एक एयर को ब्लो कर रहा हूं या पानी को ब्लो कर रहा हूं। दिस इज द लेंथ ऑफ द ब्लोइंग पार्ट, जिससे मैं ब्लो करता हूं। पानी भी हो सकता है, एयर भी हो सकता है, मतलब कोई चीज मेटर यहां से ब्लो कर रहा है या फ्लो कर रहा है, आप यूं ले लीजिए। नाउ इट मूव्स विथ ए v वेलोसिटी, ये मान लीजिए, एंड लेट अस सपोज इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया इज a। तो a क्या हो गया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ मूविंग बॉडी। मैं इसे लेके चलता हूं। अब आपके पास आ जाता है इसकी वॉल्यूम कितना हो जाएगी। कैन यू फाइंड दिस वॉल्यूम? यस वी कैन। कैसे? ये एरिया हो जाएगा इंटू एल से मल्टीप्लाई कर देंगे। एरिया इंटू एल इज द वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर। अब अगर हमें मास निकालना है तो क्या करते हैं, क्योंकि डेंसिटी इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम होते हैं, ये हम लोग बेसिकल इक्वेशंस है, इसलिए मास क्या हो जाएंगे, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम के जगह पर ए एल लिख दीजिए। ये आपका सेकंड पार्ट हो गया। इस पार्ट को इसमें अगर पुट कर दें तो मेरे पास बच्चे लोग क्या हो गया, डिफरेंशियल फॉर्म हो गया रो ए एल डिवाइडेड बाई डी टी। नाउ दिस रो एंड ए एल इज ऑल टाइम कांस्टेंट, तो रो ए भी हो गया एंड रिमेनिंग क्या बच गया बच्चे, डी एल बाई डी टी बच गया। सो व्हाट इज दिस, रो ए भी एंड डी एल बाई डी टी इज इक्वल टू भी। सो व्हाट इज दिस फोर्स, रो ए वी स्क्वायर। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट part when the fluid is flowing, particularly in particular fluid may be the liquid, fluid may be the gaseous state. So this much of a force is acting by the flowing fluid. अगर इस फोर्स को इसमें सेट कर दिया जाए तो हमारे पास पावर इक्वल टू क्या हो जाएंगे, दिस इज रो ए वी क्यू, रो ए वी स्क्वायर इंटू दिस भी रो ए वी क्यू। तो अब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कि पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी क्यू, कीपिंग एरिया एंड डेंसिटी कांस्टेंट। रो एंड ए अगर कांस्टेंट होगा तो पावर वेलोसिटी के क्यूब में हो जाएगा। ये कहां पर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जहां पर हमें पावर जनरेट करना है विद द हेल्प ऑफ ए फ्लोइंग फ्लूइड, फॉर एग्जांपल विंड एनर्जी। जहाँ पर विंड एनर्जी की बात होगी, विंड टरबाइन को रोटेट करने की बात होगी, तो उसकी वेलोसिटी में ये बहुत काम आएगा। दूसरी बात है कि अगर फ्लूइड फ्लो करेगा उस समय भी फ्लो पावर के लिए आपके पास यही इक्वेशन यूज है। आपके सामने चर्चा करता हूँ पावर रिक्वायर्ड टू ड्राइव ए व्हीकल ऑन ए रफ सरफेस। ये हमारा हिट लिस्ट हो गया। पावर रिक्वायर्ड to drive vehicle on rough surface. With certain velocity v, with certain velocity v। मैं जैसे मान लीजिए बच्चे लोग, आपके पास ये एक लॉरी है या यूं कह लीजिए ट्रक है, एंड इट इज केप्ट ऑन ए रफ रोड हुज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू। दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। फॉलो अप कीजिए। मैं ये लॉरी को एक फोर्स लगा के मूव कराना चाहता हूं, जस्ट टू मूव विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी। अब आप बताइए, जब आप इस फोर्स को खींचने की कोशिश कीजिएगा तो पीछे की ओर एक फ्रिक्शन फोर्स लगेंगे और इतना ही फ्रिक्शन आपको डिस्टर्ब करेगा, एंड दिस इज कॉल्ड मास ऑफ लॉरी या ट्रक, जो भी कह लीजिए, WM ले लीजिए इसका। ठीक हो गया। तो कैन यू फाइंड दिस फ्रिक्शनल फोर्स, और वो भी कौन सा फ्रिक्शनल फोर्स, काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स। दिस इज इक्वल टू म्यू इंटू एन। ऑब्वियसली म्यू, एन की वैल्यूज लेंगे तो आपके पास यहां से चले जाइए, दोनों व्हील से आपका लगता हुआ चला जाएगा। मैं इसको बेस से ले रहा हूं, तो एन दिस मस्ट बी इक्वल टू mg, so mu into mg. So this much of the frictional force is moving. अगर आपको मूव कराना है in a forward direction, what minimum force is required? This is mu equal to mg. So F external आप कितना अप्लाई करेंगे, mu mg, और इसके कारण क्या हो जाएगा, नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। नाउ इट कैन मूव विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी। क्यों कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, क्यों नहीं एक्सेलरेट करेगा? दिस फोर्स एंड दिस फोर्स are getting cancelled,
अब अगर ये कैंसिल हो गया तो नेट फोर्स जीरो हो गया, देन इट कैन मूव विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी। सो इट मूव्स विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी विदाउट एनी एक्सीलरेशन। अगर एक्सीलरेशन है तो पावर दूसरा मैं दिखाऊंगा, लेकिन अभी मैं मान के चलता हूं कि इट मूव्स विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी, क्योंकि यहां सर्टेन वेलोसिटी का मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी भी है। ठीक हो गया। तो अब व्हाट इज द पावर? पावर रिक्वायर्ड लॉरी को एक v वेलोसिटी से देने के लिए तो f डॉट v। नाउ व्हाट इज दिस f वेलोसिटी? म्यू mg, एंड दिस इज द v एंड दिस cos थीटा इक्वल टू cos जीरो। वाई cos जीरो? आप देखिए इस फोर्स को नहीं लीजिए, इस फोर्स में और वेलोसिटी का डायरेक्शन एक होने के कारण व्हाट इज थीटा? थीटा इक्वल टू जीरो, cos जीरो। सो व्हाट इज द पावर रिक्वायर्ड? So this is the power required. ये पावर आपको कौन सा पावर चाहिए? पावर आउटपुट चाहिए। याद रखिएगा, दिस इज द पावर आउटपुट, आपको इतना चाहिए। लेकिन हर इंजन की इफिशिएंसी भी होती है, तो जरा सा इफिशिएंसी वर्ड को भी अपने आप पे इंट्रोड्यूस कर लीजिए। व्हाट इज द इफिशिएंसी ऑफ लॉरी या ट्रक, जो भी कहेंगे, उस इफिशिएंसी को नीटा कहेंगे। तो नीटा क्या होता है? आउटपुट पावर। आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर। अब हमें क्या चीज को निकालना है? आउटपुट पावर। तो इस आउटपुट पावर में आपको कितना, इनपुट पावर आपको कितना देना पड़ेगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। इनपुट पावर रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू आउटपुट पावर, जो आपको देना पड़ेगा वो इनपुट कहलाता है। इनपुट मतलब आपको देना, ट्रक को देना पड़ेगा। तो आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इफिशिएंसी, तो दिस मच ऑफ ए पावर इज रिक्वायर्ड। अब जहां पर ये जो इफिशिएंसी बच्चे आएंगे ना, सपोज कीजिए इफिशिएंसी देता है 80%, सपोज कीजिए इफिशिएंसी इज इक्वल टू 80%, तो यहाँ नीटा की जगह आप क्या पुट कीजिएगा? 0.80। तो आप जैसे ही ये 0.80 पुट करते हैं तो आप देख सकते हैं कि इनपुट पावर जो आपको वास्तविक में देना पड़ेगा ना, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन आउटपुट पावर। क्या लॉजिक हो गया कि आपको, मान लीजिए आपको चाहिए 100 किलोवाट का, तो क्या आप 100 किलोवाट ही पावर उसमें देंगे? अगर इफिशिएंसी ऑफ इंजन कम है तो आपकी इनपुट पावर हो जाएगा मोर देन 100, और तब इनपुट पावर आप कितना देंगे? आउटपुट पावर जो आपसे रिक्वायर्ड कह रहा है। यहाँ पर क्या है? दिस मच ऑफ पावर इज रिक्वायर्ड, तो आप वास्तविक में कितना देंगे? इनपुट पावर में आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इफिशिएंसी, जो मैंने इस इक्वेशन को शो किया। अब बच्चे मैं आपके सामने एक इसके सेकंड पार्ट को लेके आता हूँ। ऑब्वियसली इसमें कोई नया चीज़ नहीं बता रहा हूँ, केवल उसमें इंक्लाइन कर रहा हूँ। देखिए वही लॉरी है। नाउ इट इज ए मूविंग ऑन ए रफ इंक्लाइन प्लेन। दिस प्लेन इज ए रफ, ऑफ कोर्स रफनेस इज रिक्वायर्ड फॉर द लॉरी टू मूव विथ द हेल्प ऑफ ए फ्रिक्शन फोर्स। ओके, नाउ इट हैज ए मास m एज यूजुअल, मास ऑफ द लॉरी। अब इसे मूव करना है v वेलोसिटी से ऊपर की ओर जाना है। दिस इज द रिक्वायर्ड वेलोसिटी। ये कांस्टेंट वेलोसिटी है, v इज द कांस्टेंट वेलोसिटी। अब हमें क्या है कि बच्चे अगर इसकी मास m है और ये एंगल को अगर थीटा मान लें, जो इंक्लाइन प्लेन जो है एंगल थीटा बनाती है, तो व्हाट इज द ग्रेविटेशनल डाउनवर्ड फोर्सेस? mg sin थीटा। एंड व्हाट इज द ग्रेविटेशनल प्रेसिंग टू द इंक्लाइन प्लेन? दिस मस्ट बी इक्वल टू mg cos थीटा। मैंने क्या किया कि इस ग्रेविटी को दो भाग में बांट दिया। एक ले लिया अलोंग द इंक्लाइन mg sin थीटा ग्रेविटी कंपोनेंट, और एक परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन mg cos थीटा। अब आपको ये फोर्स चाहिए, ये फोर्स आपको कितना चाहिए? दिस मस्ट बी इक्वल टू mg sin थीटा। एक तो ये हो गया, और जब आप इसे आगे की ओर खींचते हैं तो व्हाट अबाउट द फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा बच्चे लोग? जब लॉरी आगे की ओर जाता है तो फ्रिक्शन का काम दुश्मनी निभाना रहता है, तो दुश्मनी क्या निभाएगा? उसके मोशन को अपोज करेगा। अगर उसके मोशन को अपोज करेगा तो फ्रिक्शन फोर्स किस साइड से लगे? इस साइड से। अब मतलब हो गया ये mg sin थीटा जो ग्रेविटी की कंपोनेंट है और जो फ्रिक्शन के जो पार्ट आ रहे हैं, बोथ आर एक्टिंग अलोंग द सेम डायरेक्शन। अब ये क्या करेगा? उस फोर्स को अपोज करेगा। तो ये जो दोनों फोर्स हो जाएंगे ना, उस फोर्स के दुश्मन के काम करेंगे। किस दुश्मन की बात मैं कर रहा हूँ? अप्लाइड फोर्स के। तो जो लॉरी के पास अपनी ताकत होगी जो ऊपर खींचने का, उसको ये दोनों फोर्स अपोज करेगा। तो क्या इसको ज़्यादा होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं।
ये सिर्फ इसके बराबर होना चाहिए। क्यों इसके बराबर होना चाहिए? बिकॉज लॉरी हैज टू मूव विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी। अब अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा तो नेट फोर्स को हर हालत में जीरो होना है। अगर उस लॉजिक की बात करें तो व्हाट इज द एफ अप्लाइड? एफ अप्लाइड कितना हो गया? दिस इज ए एम जी साइन थीटा, ग्रेविटी की कंपोनेंट हो गए, प्लस म्यू इंटू एन हो गया। अब म्यू इंटू एन कितने हो जाएंगे ये तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। तो दिस इज एम जी साइन थीटा प्लस म्यू कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, और एन बराबर क्या हो जाएंगे? यहाँ से अगर आ जाइए, बहुत सारा डिटेल में मैंने पहले से ही पढ़ रखा है। तो एम जी कॉस थीटा कंपोनेंट ऑफ द ग्रेविटी परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन, तो म्यू एम जी कॉस थीटा। सो दिस मच ऑफ द फोर्स रिक्वायर्ड या टू बी अप्लाइड to lift the lorry or vehicle on the inclined plane with a constant velocity v. So what is the power required? That is just so simple. Power is the F applied dot v. Now what is the F applied? As you know, mg sin theta plus mu mg cos theta into velocity. And what about the angle? This angle is 0 degree and cos 0 degree is equal to 1. सो आप इस टर्म को वैनिश कर सकते हैं, बाद में इसे डिलीट कर दीजिएगा क्योंकि cos 0 इक्वल टू 1। तो दिस मच ऑफ ए पावर इज रिक्वायर्ड। अब आप देख सकते हैं हायर द वैल्यू ऑफ ए वेलोसिटी लार्जर इज द पावर रिक्वायर्ड। तो इस केस में, लॉरी के केस में आप देख सकते हैं पावर रिक्वायर्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। दैट इज हायर द पावर हायर द वेलोसिटी। नाउ सपोज पावर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आपसे पूछ रहा है, मतलब क्या हो गया? सपोज दिस वेलोसिटी इज नॉट ए कांस्टेंट, रेदर इट मूव्स विद ए कांस्टेंट एक्सीलरेशन। यहां पर मैंने क्या बताया? दिस टाइम द वेलोसिटी इज नॉट टू बी केप्ट कांस्टेंट, रेदर इट मूव्स विद ए कांस्टेंट एक्सीलरेशन। जरा सा देखें लॉरी के केस में। अब यही लॉरी है एंड दिस लॉरी इज नॉट टू मूव विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी, रेदर इट इज ए कांस्टेंट एक्सीलरेशन। ऑब्वियसली दिस इज ए थीटा, दिस इज ए इंक्लाइन। आपने अभी अभी देखा दिस इज एम जी साइन थीटा, आपने अभी अभी देखा दिस इज एम जी कॉस थीटा, दिस इज द फ्रिक्शनल फोर्स एंड दिस इज द म्यू इंटू एन, दिस इज द एन एंड दिस एन मस्ट बी इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। ठीक है, अब ये फोर्स आपको रिक्वायर्ड फोर्स हो गया, ये अप्लाइड फोर्स हो गया, लेकिन दिस टाइम दिस नेट फोर्स विल नेवर बी जीरो। तो क्या होगा? एज इट हैज टू एक्सीलरेट विद एन एक्सीलरेशन ए, सो व्हाट इज द फोर्स रिक्वायर्ड? एफ। ये फोर्स को ज़्यादा होना पड़ेगा इससे, और ये दोनों मिला के कितना से अपोज करेगा? तो दिस इज नथिंग बट एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एम जी कॉस थीटा, दैट इज द फ्रिक्शनल फोर्स। अब ये दोनों बराबर नहीं हुआ तो यहाँ पर क्या हो गया? मास इंटू एक्सीलरेशन। अब आपके पास क्या हो गया? मास ऑफ द लॉरी, इसकी मास को मैंने एम ले रखा है, और एक्सीलरेशन कार का या लॉरी का ए एक्सीलरेशन है। अब आपके पास F अप्लाइड थोड़ा सा बढ़ गया बच्चे लोग। अब क्या हो गया? एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एम जी कॉस थीटा, यहाँ तक तो पहले वाले फोर्स है, इसमें एक एडिटिव वैल्यू आ गए m इंटू ए, ये वैल्यू बढ़ गया आपके पास। अब आपको जितना वो एक्सीलरेशन से होगा उसके हिसाब से आपको तय करना पड़ेगा ये। अब आइए कितना पावर इसमें लगेगा? तो पावर इज इक्वल टू व्हाट? F डॉट v। यहाँ पर आ गया, ठीक आ गया। F की वैल्यू पुट कीजिए, एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एम जी कॉस थीटा, यहाँ तक आ गया, प्लस एम ए, यहाँ तक आ गया। ये तो हमारे उस फोर्स की जो अप्लाइड है। नाउ व्हाट इज द v? अब आपके पास क्या कहता है? स्टार्टिंग से दे देगा कि सपोज इट स्टार्ट्स फ्रॉम u, और कहता है 10 सेकंड के बाद कितनी पावर की जरूरत पड़ेगी। याद रखिएगा, आफ्टर ए टी इंटरवल ऑफ टाइम इट स्टार्ट्स फ्रॉम u वेलोसिटी, स्टार्ट्स एट टाइम t इक्वल टू 0, और किसी t टाइम पर आपकी पावर कितना होगा ये पूछता है। अब आप क्या कीजिएगा? क्या करना? बहुत सिंपल है, पुट v इक्वल टू u प्लस ए टी। नाउ u इज इक्वल टू 0, सो व्हाट इज द पावर दिस टाइम? एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एम जी कॉस थीटा प्लस एम ए, यहाँ तक तो आपका पुराना फोर्स ही हो गया, और u इनिशियली 0 है तो a इंटू टी। सो आप अब देख सकते हैं दिस पावर इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम t। जैसे जैसे टाइम बढ़ता चला जाएगा तो पावर आपके पास t एंड पावर एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन खुद मत कीजिए क्योंकि एक्सीलरेशन से इसे मल्टीप्लाई करेंगे a स्क्वायर भी आ जाएगा,
हम ये कह सकते हैं कि पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए टाइम, सॉरी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। इस तरह से आप पावर को कैलकुलेट कर सकते हैं। किस स्थिति में? जब कार और लॉरी इज नॉट मूविंग विद ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब मैं आपको वो क्वेश्चन बताता हूं जो एवरीडे यूज होते हैं। क्या यूज होते हैं बच्चे लोग एवरीडे यूज में? आपने देखा होगा कि मोटर को यूज करते हैं। किस बात की मोटर को? टू लिफ्ट अप द वाटर फ्रॉम द ग्राउंड लेवल टू द टॉप लेवल। जैसे बिल्डिंग के टॉप पर आपको वाटर टैंक है, उस टैंक में पानी को फिल करना है, तो व्हाट शुड बी द पावर ऑफ दैट मशीन, दैट इज ए सेंट्रीपिटल, सेंट्रीफ्यूगल, जो भी टाइप के पंप लगे हुए होते हैं, उस पंप की कितनी इफिशिएंसी होनी चाहिए, कितनी पावर होनी चाहिए ताकि वो ऊपर चढ़ सके। वैसे ही क्वेश्चंस के मेरे पास आता हुआ कि सपोज कीजिए यहाँ पर मैं आपको क्या कर रहा हूँ, डिजाइन। डिजाइन का मतलब हो गया ए पंप टू लिफ्ट अप वाटर, ये हो गया। मतलब आपको इसमें डिजाइन ऑफ पंप का मतलब पावर रिक्वायर्ड कितना होगा, पावर रिक्वायर्ड बाय पंप। नॉर्मल वे में क्या हो सकता है, ये देखिए ग्राउंड हो गया, पानी की लेवल को यहां पर मान लीजिए, ठीक हो गया। और लेट अस सपोज इट इज द एलिवेशन। एक बिल्डिंग है, उसकी टावर्स की हाइट दिया हुआ, बिल्डिंग की हाइट दिया हुआ है, और सपोज कीजिए यहाँ टैंक मैंने कंस्ट्रक्ट कर दिया और यहाँ से पानी को मैं एंट्री दिला रहा हूँ, पानी की पाइप को। ये देखिए यहाँ पर एक मोटर लगा हुआ है, ये मैंने आपको मोटर शो किया, मोटर चल रहा है, रोटेट कर रहा है मोटर, यहाँ पर माउंटिंग किया हुआ। अब पानी को लिफ्ट कर दीजिए यहाँ से, ज़मीन से पानी को यहाँ से लिफ्ट कर रहा है, तो पानी के सबसे लोअर लेवल पर आप आ जाइए, यहाँ से मत लीजिए, पानी को आप लोअर लेवल से लीजिए। तो दिस इज द हाइट ऑफ द वाटर बिलो द ग्राउंड, हाइट ऑफ वाटर, और ये ओवरहेड टैंक हो गया H। तो अब आप पानी के टोटल हेड को लीजिए, दिस इज कॉल्ड मॉन्यूमेट्रिक हेड और हेड ऑफ ए वाटर टू बी लिफ्टेड। तो सबसे पहले H क्या हो गया, हेड ऑफ वाटर टू बी लिफ्टेड। मैंने उसे टोटल को F मान लिया, H प्लस ये वाला, इसे टोटल H मान लीजिए, दिस इज द H। मतलब बिल्डिंग की खुद की हाइट, इसे H मान ले और HW मान ले, सो व्हाट इज H, H प्लस HW। मतलब टोटल वाटर हेड टू बी लिफ्टेड, सबसे बॉटम से ले लीजिए, टॉप से नहीं लेते हैं, क्योंकि ग्राउंड में इस हाइट को हम लोग डिलीवरी हेड कहते हैं और इस डिलीवरी हेड को नहीं छोड़ा जा सकता है, और इसे हम लोग कहते हैं, इसे डिलीवरी हेड हो गया और ये वाला हमारा ओवरहेड की टैग, दोनों को ऐड कर देते हैं तो H वाटर टू बी लिफ्टेड, इतना दूर करना है। अब आइए कि कितना पानी को आपने लिफ्ट किया। सपोज कीजिए मास ऑफ द वाटर टू बी लिफ्टेड इज m, मास ऑफ वाटर टू बी लिफ्टेड इज इक्वल टू m। ठीक हो गया कि कितना ले गए पानी को, मान लीजिए लीटर में है तो देन कन्वर्ट इट इनटू केजी, उतना पानी ले गए। अब ये बात है, व्हाट इज द वर्क डन, कौन वर्क करेगा, किसके विरुद्ध करेगा, वर्क डन बाय पंप, किसके विरुद्ध करेगा, अगेंस्ट ग्रेविटी, अगेंस्ट ग्रेविटी, टू लिफ्ट इट अप, टू लिफ्ट अप, टू लिफ्ट अप वाटर, वर्क डन। कितना वर्क डन करना पड़ेगा, पानी का जो अपना वेट है, पानी का जो अपना वेट हमने दिया m इंटू जी कर दिया, दिस इज द वेट ऑफ ए वाटर, वेट, और कितना लिफ्ट करना है, कैपिटल H, दिस इज द वर्क डन। यहां पर देखिए वर्क डन बाय द पंप mg। जरा सा ध्यान से देखिएगा, मेरे हाथ में ये पेन है, आप देख सकते हैं, मैं पेन को लिफ्ट अप करता हूं, तो मैं किसके द्वारा कर रहा हूं, इस पाम के द्वारा। तो पाम का फोर्स किधर लगा हुआ, ऊपर। ये फोर्स कितना लगाएगा, जितना कि ग्रेविटी का फोर्स होगा, और ग्रेविटी का फोर्स कितना होगा, mg। तो मेरे द्वारा लगाए गए फोर्स कितना होगा, जो इस कलम का खुद का वेट होगा, और ये पेन का वजन कितना है, mg। मैंने इसे लगाया mg के बराबर फोर्स, ताकि इसमें नेट फोर्स क्या हो गया, 0, एंड सो इट कैन मूव्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। तो पानी का स्पीड को हम लोग क्या रखते हैं यहाँ पर, कांस्टेंट वेलोसिटी। भी क्या हो गया, वाटर वेलोसिटी कांस्टेंट, एक निश्चित वेलोसिटी से पानी को लिफ्ट अप करते हैं। इसके पीछे सोच क्या रहता है कि भैया एक्सीलरेशन होगा तो एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे कि आपने देखा था एक लॉरी को इंक्लाइन पर एक्सीलरेटेड फ्रेम पर अगर चढ़ाए थे तो हमें ज़्यादा पावर की यूज़ करना पड़ा।
अब क्या करेंगे, तो दिस मच ऑफ द वर्क डन, किसके वर्क डन, ये ग्रेविटी का वर्क डन है और इसी ग्रेविटी के वर्क डन के अगेंस्ट उतना ही वर्क डन किए। और मान लीजिए कि इससे यहाँ से यहाँ तक ले जाने में टोटल टाइम कितना लगा, टाइम इज इक्वल टू टी। तो हमारे पास पावर कितना आ जाएगा, पावर ऑफ द पंप दैट इज mgh डिवाइडेड बाई टी, दिस मच ऑफ द पावर, दिस इज द पावर रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड का मतलब क्या होता है बच्चे लोग, आउटपुट, ये आउटपुट चाहिए। एंड सपोज इफिशिएंसी ऑफ द पंप इज मीटर, दिस इज कॉल्ड इफिशिएंसी ऑफ पंप। और अगर ये पंप की इफिशिएंसी नीटा है तो हमारे पास ये जानते हैं नीटा इक्वल टू क्या होगा, आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर। ये ऑल टाइम ट्रू है, ना कि सिर्फ पंप के लिए, किसी भी इंजन्स के लिए लागू होता है। इसका मतलब जो इनपुट हमको देना पड़ेगा वो रिक्वायर्ड से ज़्यादा हो जाएगा। इनपुट सप्लाइड कितना होना चाहिए, आउटपुट से ज़्यादा हो गया, आप चेक कर सकते हो ना, आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इफिशिएंसी। अब चूंकि इफिशिएंसी डेसिमल में आएगा, 80%, 90%, 99%, 100% किसी भी इंजन का इफिशिएंसी नहीं हो सकता है। इट मीन्स आउटपुट पावर मस्ट बी ग्रेटर, इनपुट पावर मस्ट बी ग्रेटर देन आउटपुट पावर। क्यों, सिंपल लॉजिक है, इफिशिएंसी इज इक्वल टू डेसिमल में आएगा, कितना से आ सकता है, 99 टू लगभग 50%, 0.5। ये लगभग ये वैल्यू चेंज करता रहता है। हो सकता है कि 99% भी सही हो, लेकिन आमतौर पर 50% से ज़्यादा इफिशिएंसी नहीं होती है। तो अगर ये 50% होगी तो 0.5 पुट करेंगे, ना कि 50 पुट करेंगे। अब हमारा फोकस है कि सपोज कीजिए विंड पावर, हमें विंड पावर की एनालिसिस करनी है। व्हाट इज द विंड पावर, मतलब क्या हो गया, इफ विंड ब्लोज, सपोज कीजिए हवा को मैं एक दिखा रहा हूं कि एक सिलिंड्रिकल शेप में, दिस इज द विंड एंड नाउ दिस विंड इज ए ब्लोइंग, ठीक है। और इस ब्लोइंग के पास क्या होती है, वेलोसिटी होगी, तो इट मूव्स विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ ए विंड। नाउ दिस विंड वेलोसिटी कैन इफेक्टिवली बी कन्वर्टेड इनटू विंड एनर्जी विद द हेल्प ऑफ ए जनरेटर, दैट इज विद द हेल्प ऑफ ए टरबाइन। तो इसमें क्या होता है बच्चे लोग, ये देखिए एक टरबाइन होंगे जो रोटेट कर सकते हैं, और इसमें आपके पास क्या लगा रहता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लेड्स लगे रहते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लेड्स। इस ब्लेड्स का काम क्या रहता है कि देखिए यहां पर आप इस ध्यान से देखिएगा, ये ब्लेड इस पर देखिए, जो ये वाला जो विंड का डायरेक्शन है इससे टच कर रहा है और इसको एक फोर्स देगा यहाँ पर, और ये क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट हो जाएगा। अब ये रोटेट हो जाएगा तो इसे जनरेटर से कनेक्ट कर देंगे, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हायर चैप्टर में पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स को कट करेगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा और करंट, दैट इज द अनदर पार्ट। अभी मेरा मैकेनिकल पार्ट है कि ये जो विंड की वेलोसिटी है ये टरबाइन के ब्लेड पर गिर रहा है, टरबाइन ब्लेड, और टरबाइन ब्लेड की एरिया कितना है, लेट अस कंसीडर ए। तो व्हाट इज द फोर्स इम्पार्टेड, यहाँ पर वो कितना फोर्स इम्पार्टेड कर रहा होगा, तो मैंने पिछले ही अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि दिस इज रो ए वी स्क्वायर। तो ये फोर्स कितना लगा देगा, ये वाला किसकी बात है, एयर फ्लो है या विंड फ्लो है। और ये मैं आपको क्या बता रहा हूँ, विंड मिल बता रहा हूँ, विंड मिल एनर्जी कन्वर्सन। क्योंकि पावर आपके इसी 3-4 पॉइंट से ही आना है एग्जाम में, तो ये तो बच्चे पावर निकल गया। नाउ व्हाट इज द पावर, तो पावर इज इक्वल टू एफ वी कॉस 0 डिग्री। क्योंकि एंगल तो दोनों के बीच में क्या है, ये देखिए, यही आपका वेलोसिटी वेक्टर है और यही फोर्स है, दे आर अलोंग द सेम डायरेक्शन, इसीलिए मैंने 0 दिया। तो रो ए वी स्क्वायर इंटू वी, सो रो ए वी क्यू। सो व्हाट इज द पावर इन ए विंड मिल इज क्यूबिक पावर ऑफ द वेलोसिटी। अगर हवा का रफ्तार अगर डबल हो जाए तो पावर सो डेवलप विल बी क्यूबिक टू द वेलोसिटी, मतलब अगर ये डबल होगा तो 8 टाइम्स वेलोसिटी बढ़ जाए। लेकिन यहां पर एक चीज बता दें कि दिस मच इज नॉट 100% कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। इतना पावर आप नहीं, ये पावर क्या हो गया, पावर डिराइव्ड, लेकिन आपकी इफिशिएंसी इतना नहीं है, तो पावर यू गॉट कितना हो जाएगा,
पावर एक्चुअली फाउंड, तो यहां पर आपकी इफिशियंसी इसकी कम हो जाती है, तो पावर इक्वली फाइंड मतलब इफिशियंसी इनटू पावर सप्लाइड। इफिशियंसी की वैल्यू आपको डेसिमल में आ जाएगी और पावर सप्लाई क्या आ जाएंगे, रो ए वी क्यू। इस तरह से आपको बहुत मदद मिलेगा। कई बार आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आप देखेंगे आगे के पोर्शंस में, जब मैं आपको न्यूमेरिकल डील करता हूँ इन्हीं सबों से यूज करूँगा। नेक्स्ट, अब बात मैं करता हूँ कि पावर अगर कांस्टेंट कभी हो जाए तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है वेलोसिटी के साथ, मतलब काइनेटिक एनर्जी के साथ उसका क्या प्रभाव पड़ता है, मैं उस बात को ध्यान रखता। मतलब रिलेशंस ऑफ पावर एंड वर्क डन। दरअसल इसका हम लोग रिलेशंस को डेवलप करते हुए कुछ क्रिटिकल वैल्यूज पर पहुंचते हैं। क्या मतलब हो गया, आप आ जाइए। पावर इक्वल टू मैंने क्या देखा, दिस इज वर्क डन पर यूनिट टाइम। सो व्हाट इज द वर्क डन, वर्क डन इक्वल टू पावर इनटू टी। यहां पर आ जाए, ये इक्वेशन बहुत हेल्पफुल होगा व्हाइल सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स। अब वर्क डन क्या होता है, फ्रॉम द वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल, दिस इज पी इंटू टी। सपोज कीजिए के इनिशियल 0 है तो के फाइनल को आप ले सकते हैं हाफ एम, दिस इज द वी स्क्वायर। एज्यूमिंग दिस काइनेटिक एनर्जी 0 नहीं है तो हाफ एम यू स्क्वायर पुट कर देंगे। यहां पर मैंने क्या माना, काइनेटिक एनर्जी 0। अदरवाइज क्या आप ले लेते, मान लीजिए आपके पास अगर दे ही देता तो आपने कोई दिक्कत नहीं था, हाफ ऑफ एम यू स्क्वायर पुट, लेकिन अभी मैंने फाइनल ही लिया। और यहां पर क्या आ गया आपके पास, P इंटू टी। तो क्या आप लिख सकते हैं वी स्क्वायर इक्वल टू 2PT डिवाइडेड बाई एम। तो क्या आप लिख सकते हैं V इक्वल टू 2PM इंटू टी। तो यहां पर आपने बेशक आपने देखा कि आपके पास वेलोसिटी इज ए फंक्शन ऑफ टाइम अंडर रूट कीपिंग द पावर एज ए कांस्टेंट। तो कभी भी अगर पावर कांस्टेंट हो, अगर ऐसा संभव हो जाए कि पावर अगर कांस्टेंट हो जाए, एम मास है, तो व्हाट अबाउट द वेलोसिटी इज ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट। इस बात को ध्यान दीजिएगा। मैं समझता हूं कि दिस इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस पूरे प्रोसेस को आप अगर ध्यान से देखिएगा तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। हाउ डज द वेलोसिटी चेंजेस विथ टाइम व्हेन पावर इज ए केप्ट कांस्टेंट। अब जो मैंने कंसेप्ट आपके साथ डील किया हो उसका जरा सा एक्सप्लेनेशन या यूँ कह लीजिए कि मैं उसको विजन के टर्म में लाना चाहता हूँ। तो क्या कहता है कि ये बॉडी इज ए मूविंग विथ ए कांस्टेंट पावर डिलीवर्ड बाय ए मशीन। सो कहता है कि डिराइव ए रिलेशनशिप बिटवीन डिस्टेंस सो कवर्ड ड्यूरिंग ए गिवन इंटरवल ऑफ ए टाइम टी। तो यहाँ पर क्या चीज़ आप देख सकते हैं कि पावर इज टू बी मेंटेन कांस्टेंट, फाइंड द डिस्टेंस x, डिस्टेंस s दैट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल ऑफ ए टी। बहुत सिंपल सी क्वेश्चन है जो मैंने अभी डिस्कस किया, आंसर आ जाइए। ऐसे क्वेश्चन में आप सबसे पहले ये देखिए कि पावर कांस्टेंट है। तो जब पावर कांस्टेंट है तो मैंने आपको क्या बताया, आप इसको ले लीजिए। आप अच्छी तरह जानते हैं कि पावर इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन बाई टाइम। इसलिए वर्क डन को इधर ले लीजिए और पावर इनटू टाइम को इस साइड कर। अब आपके पास आ गया पावर कांस्टेंट है तो ये टाइम कांस्टेंट हो गया। अब आपके पास कहता है डिस्टेंस का रिलेशन टाइम से। यहाँ पर आके आप थोड़ा देर के लिए चकित हो सकते हैं कि करूँ तो क्या करूँ, क्योंकि आपके पास क्या है, डिस्टेंस और टाइम का रिलेशनशिप है और यहाँ तो वर्क डन है, पावर कांस्टेंट है लेकिन यहाँ पर वर्क डन आ गया। आपके पास एक उपाय है, यहाँ पर क्या उपाय है कि इस वर्क डन को काइनेटिक एनर्जी में ले लीजिए, क्योंकि टोटल वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी हो गया हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ पर क्या दिया हुआ था, या एज्यूम कर लीजिए कि इनिशियल वेलोसिटी 0, क्योंकि जब भी बॉडी कोई मूव करेगा तो स्टार्टिंग वेलोसिटी 0 होगा ही। नाउ दिस इज PT। अब आप क्या कीजिए कि वेलोसिटी को आने का उपाय कीजिए। आप वेलोसिटी को कैसे निकाल सकते हैं, तो दिस V इक्वल टू 2PT डिवाइडेड बाई m एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू अंडर रूट। ये वेलोसिटी आ गया। चलिए ठीक बात है, यहाँ पर आते हैं 2p और m तो कांस्टेंट है, सो दिस 2pm अंडर रूट में रहने दीजिए एंड दिस t कैन बी रिटेन एज हाफ, क्योंकि मैं इसे कन्वर्ट करना चाहूँगा। अब आप सोचिए आपको क्या था, s और t के बीच में रिलेशन है और बाई लक आप पहुंच चुके हैं वेलोसिटी। तो वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट बदलने में कितना देर लगता है, सो सिंपल, दिस इज द ds बाई ds।
मतलब डिस्प्लेसमेंट कवर्ड ड्यूरिंग द टाइम टी, और उस साइड क्या हो गया, ये तो पूरे के पूरे कांस्टेंट है, जो कि पी कांस्टेंट है अकॉर्डिंग टू, और ये टी की वैल्यू हाफ हो गई। मैं समझता हूँ कि आप समझ गए होंगे आंसर क्या आएगा, टी की वैल्यू हाफ कर दीजिए और डी टी कर दीजिए। नाउ जस्ट गो फॉर इंटीग्रेशन। यहाँ पर डी एस लेते हैं, मान लीजिए शुरू में टाइम टी इक्वल टू 0 है, उस समय डिस्प्लेसमेंट एस है। अब टाइम टी है और अब की डिस्प्लेसमेंट एस है, सॉरी इसको 0 ले लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा एस, और ये क्या हो जाएगा 2p/m अंडर रूट दैट इज 2p/m, तो खैर कांस्टेंट है बाहर रहेगा ही, और इसमें क्या हो जाएगा पावर एक ऐड कर दीजिए, तो t इक्वल टू 3/2 और डिवाइडेड बाई 3/2, तो ये भी पूरा के पूरा कांस्टेंट आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा इंटू 2p/m अंडर रूट, दिस इज 3 इंटू t का पावर 3/2, सो s। नाउ s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t का पावर 3/2, सो उसमें से आपके पास कौन सी चॉइस आ सकते हैं, आप देख सकते हैं जो चॉइस दिया गया है सी चॉइस इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से आपने देखा कि ये तो बहुत ही इजी था। मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर पावर कांस्टेंट हो तो दिस इज द बेस्ट सूटेड फॉर्मूला, और आपने बना लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने फिर पावर की अच्छे से क्वेश्चन आए हुए हैं। ये IIT एडवांस 2013 में आया है। कहता है देयर इज ए पार्टिकल ऑफ मास and this mass is given, it is 0.2 kg and it is applied by a force, and this force applied by a machine, और उसमें एक पावर को लगाते हैं, नॉट फोर्स, पावर इज टू बी मेंटेन कांस्टेंट 0.5 वाट है। कब लगाया गया है, t इक्वल टू 0, उस समय उसकी मोशन की स्पीड क्या है, v इनिशियल इक्वल टू 0। अब आपसे पूछा क्या जाता है, व्हाट इज इस वेलोसिटी आफ्टर ए टाइम इंटरवल ऑफ 5 सेकेंड। तो वो जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसकी डाटा यहाँ पर आ चुका है। ये क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, मैं आपसे लगातार डिस्कस करते चला जा रहा हूँ कि अगर पावर कांस्टेंट है तो वर्क डन, सीधा ये फॉर्मूला लगाइए, क्योंकि कहीं ना कहीं पावर और टाइम और वर्क डन का ये बेसिक इक्वेशन है। नाउ दिस वर्क डन मस्ट बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, के फाइनल माइनस के इनिशियल, पावर और टाइम टी आपका इस साइड आ जाएगा। ठीक है, अब आपसे क्या है, व्हाट इज द पावर, हाफ m v स्क्वायर यहाँ पर हो गया। व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी, ये 0 दिया हुआ, इसको छोड़ दीजिए। व्हाट इज द पावर, ये 0.5 है, एंड व्हाट इज द टाइम 0.5, ये सॉरी 5 सेकेंड हो गया। यहाँ पर मास इज ए नोन टू यू, तो हम हाफ ले लीजिए, मास की वैल्यू है 0.2 ऑफ कोर्स, एंड दिस इज द v स्क्वायर, v इज द रिक्वायर्ड, और ये 0.5 इंटू 5 हो गया। सो व्हाट अबाउट दिस, दिस इज 0.1, सो व्हाट इज द वेलोसिटी स्क्वायर, 0.5 डिवाइडेड बाई 0.1 इंटू 5, सो व्हाट इज दिस v, पॉइंट खत्म हो गया, ये 5 मीटर पर सेकेंड हो गया। सो दिस इज द वेरी वन ऑफ द सिंपलेस्ट क्वेश्चन, ऑल्दो इट वाज आस्क्ड इन IIT JEE 2013। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर इस पर भी कुछ ध्यान दीजिएगा, IIT JEE के 1994 में पूछा गया। कहता है पार्टिकल इज मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ विथ ए रेडियस r। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, पार्टिकल इज मूविंग विथ एक्सीलरेशन k स्क्वायर r t स्क्वायर and the radius of the circular path is r। तो पूछता है इसे what is the power delivered to the particle, power delivered to the particle क्या होगा, और वो भी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम के साथ है। 4 ऑप्शंस दिया हुआ, उसमें से वन ऑफ देम इज करेक्ट। मैं यहाँ पर क्या ले सकता हूँ, ये देखिए बच्चे लोग, एक हो जाएंगे फोर्स टेंजेंशियल, जो इसे v के अपने डायरेक्शन में ले जाएंगे, और एक एक्सीलरेशन आपका AC दिया हुआ भी है, दैट इज सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन k square r, and this is t square, and so there must be an acceleration, so there must be a centripetal force, and I call it, this is a FC। what is the FT, FT कितना होगा, that you need to find। FT के लिए आपके पास क्या करना पड़ेगा, आपके पास मास का यूज कर सकते हैं, कंसीडर द मास m, और यहाँ पर क्या ले सकते हैं, एक्सीलरेशन t, FT आ जाएगा। और आपसे पूछा क्या गया है बच्चे लोग, पावर पूछा गया है, तो पावर दो तरफ से लगेंगे। पावर इनवर्ड आपको चेक कीजिए, एंड पावर आपको इनवर्ड का मतलब सेंटीपीटल चेक कीजिए, और पावर आपका इस डायरेक्शन में चेक कीजिए। मैं आपको दोनों चेक करता हूँ। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि व्हाट इज द पावर इन दिस डायरेक्शन, दैट इज अ सेंट्रीपिटल डायरेक्शन। क्या इस पार्टिकल को मूव करने के लिए सेंट्रीपिटल पावर की जरूरत है, या कहीं ये 0 तो नहीं हो गया, आ जाइए। व्हाट इज पावर सेंट्रीपिटल, पहले इसी को चेक कर लीजिए, तब हम लोग टेंजेंशियल निकालेंगे। दिस इज द फोर्स सेंट्रीपिटल इनटू वेलोसिटी। अब ये वेलोसिटी तो जब भी जाएगा तो टेंजेंशियल ही होगा, ये आप हमेशा याद रखिएगा, वेलोसिटी इज ऑलवेज टेंजेंशियल इन सर्कुलर मोशन। अगर ये बात सही है
तो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो एफ भी एंड दिस इज कॉस 90 डिग्री एंड सो इट इज 0। क्योंकि ये वाला फोर्स जो है जो भी हो वेलोसिटी के साथ ये 90 डिग्री है, इसलिए ये पावर आपका लगेगा ही नहीं। सो नो पावर रिक्वायर्ड। किस दिशा में? इन सेंट्रीपिटल डायरेक्शन। लेकिन एक पावर को तो चूंकि इससे मोशन में है और ये सर्कुलर पाथ पर है, तो व्हाट इज एफ टी। चूंकि अब आपकी जो पावर यहां पर निकालेंगे पावर इन ए टेंजेंशियल डायरेक्शन, तो वो क्या हो जाएगा? एफ टी इंटू भी। और ये दोनों के बीच का एंगल क्या है? कॉस 0 डिग्री। तो आपके पास दो चीज़ की जरूरत है, एक वेलोसिटी आपको चाहिए और दूसरा फोर्स चाहिए टेंजेंशियल में, तभी आप निकाल सकते हैं। हाँ, अब यहाँ के बाद आपके पास क्या क्या दिया हुआ है? एक्सीलरेशन दिया हुआ और रेडियस आर दिया हुआ और टी टाइम से कैसे रिलेशन से वो भी दिया हुआ। ठीक आ गया। इन ए सर्कुलर मोशन जो हमने पहले से ही पढ़ रखा है, सर्कुलर मोशन में ए सी इक्वल टू क्या होता है? दिस इज वी स्क्वायर बाई आर। तो ए सी की वैल्यू को पुट कर दीजिए, क्या दिया हुआ है? के स्क्वायर आर टी स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। सो व्हाट इज दिस वी वेलोसिटी? के स्क्वायर आर और टी स्क्वायर दोनों आ जाएगा, दिस ऑफ कोर्स इज भी। तो भी कितना हो जाएगा? स्क्वायर रूट लेने पर के आर टी आ गया। दिस इज द वेलोसिटी। इस वेलोसिटी की इसमें जरूरत पड़ेगी, कॉस 0 तो 1 है। एफ टी निकालना है। एफ टी कहाँ से निकलेगा? मास इनटू एक्सीलरेशन। अब मैं सपोज कीजिए मैं सोच में पड़ गया, क्या करूँ? तो आपको मालूम ही है ना, मास को आप मान लीजिए एज्यूम, और ए टी कितना हो जाएगा? तो ये कौन सा वेलोसिटी दे रहा? टेंजेंशियल वेलोसिटी। इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, तो व्हाट इज ए टी? दिस इज नथिंग बट डी वी टी बाई डी टी। तो ये क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो गया। ये टेंजेंशियल वेलोसिटी इज ए कांस्टेंट के इंटू आर। के कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, एंड दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। अब अगर इसकी वैल्यूज को यहाँ पुट कर दीजिए, तो व्हाट इज दिस एफ टी? एफ टी इक्वल टू एम, मास मैंने एज्यूम कर लिया, और ए टी इक्वल टू के आर। ये तो निकल गया। अब आपसे मैंने पावर पूछा, तो क्या हो जाएगा? पावर टेंजेंशियल डायरेक्शन में दिस मस्ट बी इक्वल टू फोर्स इन ए टेंजेंशियल डायरेक्शन इनटू वेलोसिटी इनटू टेंजेंशियल डायरेक्शन। सो व्हाट इज द एफ टी? एफ टी को उठा लीजिए, एम के आर, ये आपके पास आ गया। और भी की बात कीजिएगा तो भी टेंजेंशियल क्या हो गया? के आर टी। तो दिस इज के आर टी। अब अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या हो गया? एम के स्क्वायर आर और टी। तो दिस इज द पावर टेंजेंशियली रिक्वायर्ड। अब आपको अगर इसके ऑप्शन से मिलाइए, मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक बात देखूँ, दोनों आ रहे हैं। अगर मैं इसको अगर ऑप्शन से मिलाता हूँ तो आपके पास बेस्ट ऑप्शन चूज कर लीजिए, एंड दिस इज योर आंसर। लेकिन यहाँ पर पावर को ध्यान दीजिएगा कि पावर इज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी। बाकी तो एम के और आर कांस्टेंट है, तो कुल मिला के मैं कह सकता हूँ कि पावर इज ए फंक्शन ऑफ टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन पर गौर कीजिए। IIT 2000 के ये क्वेश्चन है, विंड पावर से रिलेटेड है। ये तो थ्योरी में मैं आपसे पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ कि विंड एनर्जी, दैट इज विंड वेलोसिटी, दैट इज विंड काइनेटिक एनर्जी, कुड बी easily converted into the electrical energy with a device so called windmill। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें जो ऑप्शन पूछ रहे हैं कि विंड इज ए ब्लोइंग विद ए वेलोसिटी v, देन हाउ द पावर इज रिलेटेड टू वेलोसिटी। सिंपल। अब विंड में पावर क्या होता है? दिस इज एफ इंटू वी। एफ का वैल्यू क्या होता है? रो ए वी स्क्वायर मैंने डिराइव कर दिया और वी कर दिया, इसलिए व्हाट इज द पावर? दिस इज इक्वल टू वी क्यू, एंड सो इट इज योर आंसर। वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, तो पावर के मैंने अनेकों क्वेश्चन आपके सामने देखा और अभी कंटिन्यूटी में मैं जारी रखूंगा, लेकिन इस बात मैं रेफरेंस लेता हूं चेन प्रॉब्लम से। ये क्या कहता है? ये जो चेन प्रॉब्लम से IIT JEE 1985 के क्वेश्चन से आपके वहां से देख सकते हैं। कहता है कि एक चेन प्रॉब्लम्स में जनरली लिफ्टिंग ऑफ चेन टू द हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रहता है। तो एक चेन का क्या दिया हुआ कि दिस इज द लेंथ ऑफ ए चेन L। तो पूरे चेन का लेंथ कितना है? L है, एंड द मास ऑफ द चेन इज M। पूरे मास भी चेन का M है। सर्टेन पोर्शन इज बिलो द हॉरिजॉन्टल पोर्शन, और ये पोर्शन क्या दे रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? L/3 पोर्शन ऑफ द लेंथ इज हैंगिंग बिलो द हॉरिजॉन्टल, मतलब हॉरिजॉन्टल से डाउन चला गया है। पूछता है व्हाट इज द वर्क डन और सो कॉल्ड एनर्जी रिक्वायर्ड टू लिफ्ट द चेन अप। मतलब इसमें प्रोसेस में क्या कहता है? कितना आपको काम करना पड़ेगा कि इस लिफ्ट को ऊपर ले आने के, मतलब चेन को ऊपर खींचना है। यूं कह लीजिए कि चेन सारे के सारे चेन के यहाँ जाएंगे, टॉप पर आ जाएंगे, एंड देयर इज ए नो हैंगिंग पार्ट। दिस इज द फाइनल सिचुएशन, दिस इज द इनिशियल।
ठीक आ गया। अब इस पोजीशन को रेफरेंस मान लीजिए और इसकी ऊंचाई को मान लीजिए, इसी की ऊंचाई से लीजिएगा तो इसकी हाइट को 0 मान लीजिए कि ये रेफरेंस है और ये हाइट 0 है। तो आप अगर ये हाइट को 0 मानते हैं तो इसका जो सेंट्रल पॉइंट है वो कितना नीचे हो जाएगा, इसका सेंट्रल पार्ट कितना नीचे हो जाएगा, जो हैंगिंग पार्ट का है L/3 का हाफ पोर्शन ले लीजिए, दैट इज इक्वल टू L/6 पार्ट ऑफ द चेन इज बिलो दिस। अब आपको क्या है कि वर्क डन कितना करना पड़ेगा इसको ऊपर उठाने के लिए, तो आप यहाँ पर एक F एक्सटर्नल लगाएंगे, F एक्सटर्नल, और इसको लिफ्ट कितना कर देंगे, L/3 का हाफ पोर्शन को कर देंगे। और ये आपको किसके बराबर करना पड़ेगा, ये वर्क डन किसके बराबर करना पड़ेगा, जितना ये ग्रेविटी का फोर्स लगाएगा। ग्रेविटी फोर्स किधर लगाएगा, mg लगाएगा, ये फोर्स mg लगाएगा। आप कितना दीजिए, m मतलब क्या हो गया, मास ऑफ द हैंगिंग पोर्शन, m क्या है, मास ऑफ हैंगिंग पोर्शन। ये जो मास हैंगिंग पोर्शंस का हो गया, इस मास को आपको ऊपर ले जाना है तो कितना वर्क डन करेंगे, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, जितने इसकी पोटेंशियल एनर्जी है ऊपर में जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो इस फोर्स को जरा सा ऊपर कीजिए। तो व्हाट इज द वर्क डन, दैट मस्ट बी इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, एंड दिस पोटेंशियल एनर्जी इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अब इसकी मास कितना है, तो टोटल मास है इसका m और ये L/3 पॉइंट पर है, तो इसका मतलब हो जाएगा मास कितना हो जाएगा, m/3 पार्ट, क्योंकि पूरे मास को थोड़ी लिफ्ट करना है, 1/3 मास को, तो मास का 1/3 हो गया। टोटल लेंथ को कितना लेंथ को करना है, L/3 हो गया, तो L/3 का कितना पार्ट हो गया, इसके हाफ हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, L/3 का हाफ कर दीजिए, L/3 हो गया, हाफ हो गया, इतना हो गया, और इसको g से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो दिस मच आपका ये वाला पोटेंशियल एनर्जी ऊपर आ जाएगा। तो फाइनली आंसर क्या हो गया, mgL/80, ये आपका वर्क डन हो गया। इतना वर्क डन आपको करना पड़ेगा। वर्क डन करने का मतलब हो गया, या इसको अगर आप दूसरे सेंस से देखना चाहते हैं तो एक तरीका मैं आपको और बताता हूँ, शायद आप महसूस करेंगे जी। यहाँ पर दो वर्क है। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है, इससे भी चेक कर लीजिए। वर्क एनर्जी थ्योरम मैं समझता हूँ कि ये आपको कंफर्टेबिलिटी बढ़ा देगा। वर्क एनर्जी थ्योरम मैं आपसे कई बार डिस्कस किया हूँ कि टोटल वर्क डन टोटल जितने भी लगेंगे मस्ट बी इक्वल टू काइनेटिक फाइनल, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। अब आइए वर्क डन कौन करेगा, ये ऊपर आप खींच रहे हैं तो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स, एक नीचे की ओर ग्रेविटी खींच रहा है, वर्क डन बाय द ग्रेविटी के फाइनल माइनस के इनिशियल, और इसको वेरी स्लोली मूव करना है, मतलब दोनों ही काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएंगे। चेंज इन फाइनल काइनेटिक एनर्जी और चेंज इन इनिशियल, क्योंकि इट मूव्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, वेलोसिटी चेंज हुआ ही नहीं, इसलिए काइनेटिक एनर्जी 0। नाउ व्हाट इज द वर्क डन, ऊपर ले जाना है, कितना फोर्स करना है, जितना इसका वजन है उतना ही के बराबर। तो व्हाट इज वर्क डन बाय द ग्रेविटी फोर्स कितना हो जाएगा, मतलब एक्सटर्नली कितना हो जाएगा, आ जाइए। नाउ व्हाट इज द वर्क डन बाय द ग्रेविटी, ग्रेविटी किधर कर रहा है, नीचे की ओर, आपका डिस्प्लेसमेंट किधर है, ऊपर, तो उसके हिसाब से आ जाइएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा mgL/80 विथ निगेटिव वैल्यू, क्योंकि आपके पास cos x, इसलिए, और ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। सो व्हाट इज द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल सोर्स, दिस इज द mgL/80। ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये वर्क डन ग्रेविटी का कितना हो जाएगा। आप ध्यान से देखिए, ग्रेविटी का मास कितना है, m/3, क्योंकि 1/3 मास है। ग्रेविटी सेंटर को ट्रांसफर करना रहता है, ना कि पूरे चेन को, तो ये सेंटर ऊपर गया तो L/3, उसका हाफ, L/3 का मतलब ये क्या हो गया बच्चे लोग, ये डिस्टेंस कितना है, दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू L/3 हाफ। इतना डिस्टेंस को ऊपर करना इंटू g, तो आपके पास वर्क डन बाई ग्रेविटी का ही जो फोर्स आएगा वही वर्क डन बाई एक्सटर्नल भी होगा। नेक्स्ट, सिमिलर टाइप ऑफ ए क्वेश्चन दैट आई सॉल्व जस्ट नाउ, 2019 IIT मेंस की क्वेश्चन से कहता है कि एक चेन इज लाइंग सच दैट 1/nth पार्ट इज हैंगिंग बिलो द हॉरिजॉन्टल, या जो स्मूथ सरफेस है उसके बिलो जो लाई कर रहे हैं 1/nth पार्ट है। तो कहता है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू लिफ्ट इट अप, इसको ऊपर ले जाने में कितना वर्क डन करना। सेम प्रॉब्लम्स हो गया। अब इसका मास कितना हो जाएगा बच्चे लोग, ये टोटल मास अगर m मान लीजिए, कंसीडर मास इज इक्वल टू मास ऑफ चेन, और इसमें ये भी कंसीडर कर लीजिए L इज द लेंथ ऑफ चेन, ये दोनों दिया हुआ है, लेंथ ऑफ चेन। अब आपको इसमें कहता है कितना चेन हैंग कर रहा है 1/th पार्ट का, तो इसका कितना पार्ट हो गया, L/nth पार्ट।
अब इसकी मास टोटल ये है, तो ये इसका मास कितना हो जाएगा, m/nth। तो मास का हो गया मास हैंगिंग, ये मास हैंगिंग हो गया, और ये लेंथ हैंगिंग हो गया, दिस इज कॉल्ड हैंगिंग लेंथ। इज करेक्ट। नाउ अब इसमें क्या करना पड़ेगा, जैसा मैंने पहले बताया कि इसके सेंटर को ले लीजिए और सेंटर को यहां तक ले जाना है, तो ये सेंटर से इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, L/2m, और इसी मास को ऊपर ले जाना है। रेडी इस बात के लिए। नाउ व्हाट इज द वर्क डन, इस सेंटर को ऊपर ले जाइए, तो वर्क डन आपका ऐसे ही लीजिए, वर्क डन बाय एक्सटर्नल, वर्क डन बाय द ग्रेविटी मस्ट बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी क्या है, v कांस्टेंट है, तो फिर काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, दैट मस्ट बी इक्वल टू 0, तो इसको छोड़ दीजिए। वर्क डन आपको एक्सटर्नल पूछ ही रहा है, व्हाट इज द वर्क डन बाय ग्रेविटी, मास कितना है, m/n, ये पार्ट ऑफ द मास हो गया। g कितना है, g, लेंथ कितना लेट करना है, L/n पार्ट है, तो L/2n पार्ट, एंड दिस इज योर आंसर। अब इस दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, -1, क्योंकि cos 180 डिग्री। क्यों, देखिए ग्रेविटी फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है ना, और आप किधर मूव करा रहे हैं, इससे ऊपर की ओर, मोशन इधर है v वेलोसिटी से, कांस्टेंट v वेलोसिटी, इन दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री और cos 180 डिग्री 1। सो व्हाट इज द, और ये टोटल काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0, सो व्हाट इज द वर्क एक्सटर्नल, दैट इज mgl डिवाइडेड बाय 2m², एंड सो इट इज योर आंसर। नेक्स्ट एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, IIT एडवांस के 2018 में पूछा गया है। ए पार्टिकल ऑफ मास m moving along the x positive directions, okay, with initial velocity 0 at time t equal to 0, and its initial position is at origin, so you can assume x to be the 0 at time t equal to 0, and moves along the x positive x such that the rate of change of a kinetic energy is equal to gamma into t, where gamma is the positive constant rather, and t is the time, यहाँ पर t क्या है, टाइम। एंड व्हाट अबाउट द k, काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है। अब आपसे पूछता है कि इसमें मोर देन वन आंसर करेक्ट है, और 4 ऑप्शंस है, मैंने यहां पर ले लिया। कहता है f अप्लाइड कांस्टेंट, क्या ये सही है, क्या ये पूछता है कि डज वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम t, और डज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एक्टिंग अपॉन द ड्यू टू द फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, और फोर्स इज ए कंजर्वेटिव। इन चारों ऑप्शंस को आपको 1 बाय 1 चेक करना पड़ेगा। आइए आपके पास क्या डायरेक्ट पहले दिया हुआ है, कहता है dk बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी गामा t, इससे क्या हो जाएगा, dk इज इक्वल टू गामा t इंटू dt। मतलब आप काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे। जैसे ही काइनेटिक एनर्जी निकालने का मतलब आप वेलोसिटी निकाल लेंगे, तो पहला काम आपका वेलोसिटी क्लियर हो जाएगा। वेलोसिटी निकलता है, आप डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे, ये भी क्लियर हो जाएगा। अब जब डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी निकल चुका है, वेलोसिटी को आप डिफरेंशिएट करेंगे, फोर्स निकल जाएगा, क्योंकि एक्सीलरेशन आएगा, मास से मल्टीप्लाई करेंगे, और फोर्स कंजर्वेटिव है कि नहीं, तो कंजर्वेटिव फोर्स के उसके नेचर से मैं चेक कर लूँगा। तो कुल मिला के इसका आंसर क्लियर हो गया कि आप सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी को निकाल लीजिए, गामा इज ए कांस्टेंट, काइनेटिक एनर्जी आ जाए व्हेन टाइम t इक्वल टू 0। चूंकि उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इसलिए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कंसीडर टाइम t एंड दिस काइनेटिक एनर्जी के, मैंने काइनेटिक एनर्जी को इनिशियली इसलिए 0 लिया कि इनिशियल वेलोसिटी 0 और काइनेटिक एनर्जी हाफ m² होगा, दैट इज 0। सो व्हाट इज दिस काइनेटिक एनर्जी, ऑब्वियसली गामा t² डिवाइडेड बाय 2। तो दिस काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू गामा t²। नाउ व्हाट अबाउट द काइनेटिक एनर्जी, दिस इज इक्वल टू mv² बाई 2, उस समय की वेलोसिटी, एंड गामा t² बाई 2, 2 कैंसिल हो गया। सो व्हाट इज दिस वेलोसिटी, वेलोसिटी स्क्वायर इक्वल टू, आप देख सकते हैं 2 गामा, 2 तो कैंसिल हो गया, दिस गामा डिवाइडेड बाई m इंटू t², v² इक्वल टू गामा डिवाइडेड बाई m इंटू t²। अब ये हम अगर वेलोसिटी को ले लें तो बच्चे क्या हो जाएगा, गामा बाई m अंडर रूट इंटू टी। सो दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन, और यहाँ से मेरा एक क्लूज भी मिलता हुआ कि वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम टी। एक तो सही हो गया मेरा, तो यहाँ पर हमें माथापच्ची नहीं करना है। दूसरा आ जाइए, अगर ये वेलोसिटी दिया हुआ है तो क्या दिक्कत है ds बाई dt लिखने में, रेट ऑफ डिफरेंस चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दिस गामा एंड m is a constant according to the question, and this is t. So what about the displacement, t of course constant को आप भूलिए मत, into t into dt।
तो इसका मतलब हो गया इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। टाइम टी का शुरू में जीरो, उस समय डिस्प्लेसमेंट जीरो है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ओरिजिन पर है। और जब ये टाइम टी है और तो एस ले लिए, तो ये एस हो गया, गामा बाई एम ऑल टाइम कांस्टेंट है, एंड दिस इज टी स्क्वायर बाई 2। सो यहाँ पर ये जो वेरिएशंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट है ना, पैराबोलिक है, ना कि स्ट्रेट लाइन है, और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट लाइन दे रहा है। सो दिस स्टेटमेंट इज गलत, ये तो गलत हो गया आपके पास। नाउ व्हाट अबाउट द फोर्स? फोर्स के लिए क्या करेंगे? अरे वेलोसिटी दिया, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए ना यहाँ पर, तो डी वी बाई डी टी, दिस इज व्हाट, गामा एम, और डी टी बाई डी टी इक्वल टू 1, दिस इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। कौन सी एक्सीलरेशन हो गया? कांस्टेंट एक्सीलरेशन। व्हाई इट इज ए कांस्टेंट? सो सिंपल, क्योंकि टाइम से इंडिपेंडेंट है, गामा कांस्टेंट और मास कांस्टेंट है। इसका मतलब अगर फोर्स की बात करेंगे तो फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सीलरेशन। मास को रहने दीजिए और गामा एम आ जाएगा। इसका मतलब ये सिंपल हो गया, एक गामा आ जाएगा तो गामा और एम ऊपर आ जाएगा, और ये कांस्टेंट। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर फोर्स। इज दिस फोर्स कांस्टेंट और वेरिएबल? आप देख सकते हैं दिस फोर्स इज ए कांस्टेंट, सो दिस अगेन इज ए कांस्टेंट। नाउ व्हाट अबाउट द कंजर्वेटिव फोर्स? तो कंजर्वेटिव फोर्स कितने तरह के होते हैं? नॉर्मली कंजर्वेटिव फोर्स इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इन दोनों चीज़ों को अगर आप चेक कीजिएगा तो फोर्स में आपके पास क्या आता है? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोजीशंस का स्क्वायर आता है। दिस इज द नेचर ऑफ द कंजर्वेटिव फोर्स एफ सी, और ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि ये कांस्टेंट है। सो दिस डज नॉट सेटिस्फाई। तो आपके पास कौन सा सही हो गया? ए एंड बी आर द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख सकते हैं, आईटी 1980 में आया है। क्या कहता है कि ए पार्टिकल इज एक्टेड अपॉन बाय ए फोर्स सच दैट द डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशंस इज गिवन एज इन द क्वेश्चन। हो गया, पूछता है कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन द वेलोसिटी बिकम्स जीरो। सो कम टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। क्या कहता है? टाइम इज रिलेटेड टू डिस्प्लेसमेंट, एंड द डिस्प्लेसमेंट आपको निकालना है किस कंडीशन के लिए? व्हेन वेलोसिटी बिकम जीरो। तो आप क्यों ना वेलोसिटी का पहले इक्वेशन निकाल लीजिए, उसको इक्वेट कीजिए और डिस्प्लेसमेंट निकाल लीजिए। ये आपका लाइन ऑफ थॉट्स होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट मतलब एक्स निकालना है। तो आप कैसे लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं रूट एक्स इज इक्वल टू टी माइनस 3 फ्रॉम दिस इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन। इसका दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए तो एक्स हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 6t प्लस 9 हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। इससे आप वेलोसिटी निकाल सकते हैं ना। कैसे? dx बाई dt को आप अगर निकाल लीजिएगा तो आपके पास आ जाएगा 2t आ जाएगा माइनस 6, और वो 0 आ गया। सो व्हाट इज दिस? दिस इज नथिंग बट वेलोसिटी। दिस वेलोसिटी इज 2t माइनस 6 इक्वेशन 1। तो आपसे क्या पूछता है? व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट व्हेन वेलोसिटी इज 0। तो यहाँ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वेलोसिटी इज 0, तो आपके पास आ जाइए तो टाइम कितना हो जाएगा? 3 सेकेंड। तो टाइम 3 सेकेंड पर आपकी वेलोसिटी 0 हो गई, तो वो वेलोसिटी s होगा कितना? यहाँ से निकाल लीजिए। तो व्हाट इज x? यहाँ से निकाल लीजिए। इसी को पूछ रहा व्हाट इज दिस, किसके कॉरस्पॉन्डिंग टू टाइम जो आपने निकाला जहाँ पर वेलोसिटी 0 हुआ, उसको पुट कीजिए। क्या आ जाएगा? 3 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 3 प्लस 9, 3 3 जा 9 प्लस 9 18, 6 3 जा 18, दैट इज 0। तो ये आपने देखा कि एट टाइम जब वेलोसिटी 0 होगा तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। अब आपसे क्या पूछता है? व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स ड्यूरिंग द 0 to 6 सेकेंड। ठीक है, नाउ हमने आपको कई बार डिस्कस किया है कि वर्क डन इज नथिंग बट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। दिस इज सिंपलेस्ट फॉर्मूला। तो वर्क डन निकालना, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? हाफ एम वी स्क्वायर। ये बात आ गया। हम इसमें ये क्या ले सकते हैं कि शुरू में उसके पास वेलोसिटी 0 है, तो आपका ये टर्म 0 ही हो जाएगा, इसकी कोई वैल्यूज नहीं होगा। या काइनेटिक एनर्जी आप शुरू में लेते भी हैं तो आप ले लीजिए। इसमें काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? हाफ एम यू स्क्वायर। इस बात को आप लेके चलिए, दोनों को वैल्यूज को हम चेक कर लेंगे। नाउ व्हाट इज द वर्क डन? इस पर आ जाइए, हाफ एम। नाउ 6 सेकेंड के बाद वेलोसिटी कितना होगा ये वैल्यू निकाल लीजिए। व्हाट इज द वेलोसिटी आफ्टर 6 सेकेंड? यहाँ पर आ जाइए, वेलोसिटी आफ्टर टाइम t इक्वल टू 6, तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 6 माइनस 6, दैट इज 12 माइनस 6, 6 मीटर पर सेकेंड। तो आपके पास वेलोसिटी कितना आ गया? हाफ एम। मास मास नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं, इसे छोड़ दीजिए। वेलोसिटी 6 का स्क्वायर कर दीजिए। नाउ माइनस हाफ एम को रहने दीजिए। व्हाट इज द वेलोसिटी इनिशियली? इनिशियली का मतलब टाइम t इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए। तो व्हाट इज द वेलोसिटी व्हेन टाइम t इक्वल टू 0? यहाँ t इक्वल 0 पुट करेंगे, v इक्वल टू माइनस 6 आ जाएगा, माइनस 6 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर वेलोसिटी माइनस 6 का स्क्वायर कर दीजिए।
दे आर गेटिंग टू द जीरो, क्योंकि 6 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर सेम आ जाएगा, सो वर्क डन इज जीरो। इस तरह से आपने क्या देखा कि वर्क डन आपके पास जीरो ही आ जाता है। फ्रॉम 0 to 6 सेकेंड देर इज ए नो चेंज इन द स्पीड, डायरेक्शन चेंज किया है, +6 से -6 मीटर पर सेकेंड है, बट स्पीड सेम है और काइनेटिक एनर्जी में डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं रहता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ द मोशंस चाहिए। इस तरह से हमने देखा वर्क डन जीरो हो गया। नेक्स्ट, ये थोड़ा सा ऑफबीट क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है? कहता है कि स्प्रिंग ऑफ एनी साइज इज कट इनटू 2 पार्ट्स। सपोज कोई स्प्रिंग है किसी भी साइज का हो, कट इनटू 2 पार्ट सच दैट 1 पार्ट इज डबल द लेंथ ऑफ द फर्स्ट पार्ट। मतलब इसका अगर मैं मान लूँ कि लेंथ अगर 3L है तो फर्स्ट पार्ट का लेंथ L हो जाएगा और सेकेंड पार्ट उससे ट्वाइस होना है तो 2L हो जाएगा। कहता है कि जो ओरिजिनल स्प्रिंग है उसकी फोर्स कांस्टेंट, ये स्प्रिंग कांस्टेंट K है, तो व्हाट इज द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ द बिगर लेंथ, आपको ये बताना है। उसकी स्प्रिंग कांस्टेंट मतलब K2 की वैल्यू क्या होगी। मैं आपके पास एक जानकारी दे दूं कि आपके पास मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो हम लोग पढ़ते हैं वो क्या फॉर्मूला होता है, जिससे स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होता है। ठीक है क्या? नाउ स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया और चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ। तो यहाँ पर क्या आता है, ओरिजिनल लेंथ टू द चेंज इन लेंथ, दैट इज द डेल्टा एल। अब आपके पास क्या आ गया, फोर्स, इसे आ जाइए, फोर्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एल इंटू एल डिवाइडेड बाई ए। फोर्स इंटू डेल्टा एल, फोर्स पर यूनिट लेंथ, दैट इज कॉल्ड के, ये एल हो गया। अब इसको हम लोग ई और ए को एक साइड ले लीजिए। नाउ फॉर एनी स्प्रिंग, स्प्रिंग के किसी भी पार्ट के लिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डज नॉट चेंज, मतलब E इज ए कांस्टेंट एंड एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द स्प्रिंग इज अगेन कांस्टेंट। सो फॉर एनी स्प्रिंग, अब किसी भी स्प्रिंग के लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स डेवलप हो गया। फॉर एनी स्प्रिंग देर इज ए रिलेशनशिप बिटवीन, क्या रिलेशनशिप है, K1 L1 हो जाएगा, K2 L2 हो जाएगा, या अगर ओरिजिनल फॉर्म में है तो K इंटू L हो जाएगा। क्यों? क्योंकि KL इज ए कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट? E कांस्टेंट क्यों है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल। तो स्प्रिंग को कट करने के बाद भी नेचर तो उसका वही रहेगा, और स्प्रिंग को कट करने के बाद भी जब भी इसको कट किया तो क्रॉस सेक्शनल एरिया स्प्रिंग का सेम है। अब यहाँ पर क्या देता है, K2 की वैल्यू को निकालना है। व्हाट अबाउट दिस L2? L2 की जगह पर आप 12 पुट कर सकते हैं। ओरिजिनल K के टर्म में निकालना है, और ओरिजिनल का लेंथ कितना है, दिस इज 3L हो गया। तो ये L से L कट चुका है। सो व्हाट अबाउट द K2? 3/2 एंड K, एंड सो दिस इज योर आंसर। वेरी सिंपल आंसर। तो इस तरह से मैंने आपको लगभग जितने भी क्वेश्चंस मेरे पास कह लीजिए वर्क पावर और एनर्जी में था, 1 by 1 मैं आपसे डिस्कस करता चला गया हूँ। और जितने भी सर्कुलर पास के वर्क पावर और एनर्जी हैं मैं उसको पहले ही डिस्कस आपके सामने कर दिया हूँ, आप उसे वहाँ रेफर कर लेंगे। इस तरह से मैं कह सकता हूँ कि वर्क पावर और एनर्जी पर अब तक के जितने भी 45 ईयर्स के IITs के क्वेश्चन थे उन सभी का मैंने आपके साथ डिस्कस किया, और आपके साथ साथ मैं उस क्वेश्चन के सोल्यूशन तक भी पहुँच गया। रिवाइज कीजिए, एंजॉय कीजिए। गुड लक, गुड बाय।